नमस्ते मेरे प्यारे यूपी वाले भाइयों, राम राम। कैसे हो? 24 अगस्त है, आज शाम हो गई है और सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके कांस्टेबल का सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। हमारे पास पीडीएफ आ चुकी है मेरे दोस्त, और पीडीएफ से डायरेक्ट हमने सवाल स्निप करके लगाए हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में कराऊंगा और बेहतरीन सॉल्यूशन कराऊंगा भाई। हमारी टीम ने दिखाया कि काफ़ी सारे टीचर सॉल्यूशन करा रहे हैं। मैंने एक बंदे की देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना लंबा लंबा, भाई अगर कोई टीचर सॉल्यूशन करेगा तो बच्चे क्या ही सीखेंगे उसके हैं। फिर मैंने रिकमेंड किया कि भाई उसका बैच एक्टिव कराओ, वो पढ़ेगा पहले ठीक से, सही तरीके से सीखेगा, छोटे सॉल्यूशन करेगा, फिर बच्चों को सिखाएगा। बड़ा दुख हुआ मुझे भाई, हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है और उस कम समय में आपको ज़्यादा सवाल ठीक करने होते हैं, 100% एक्यूरेसी से करने होते हैं। जब तक आप छोटा नहीं करोगे, दिमाग में नहीं करोगे, कम स्टेप में नहीं करोगे, हवा में नहीं करोगे, आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे दोस्त। तो मेरा पर्पस यही है इन वीडियो का, ठीक, कि आपकी स्पीड बढ़े, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। वो गधों की तरह लिखे पढ़े शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, वो काम अपन को नहीं करना है। ठीक है जी, पेपर है तो पेपर का सॉल्यूशन नहीं करना है। हल्के सवाल हैं तो हल्के सवाल को हल ना करें, उड़ाएं। तो कैसा उड़ाना है वो हम आपको दिखाएंगे मेरे दोस्तों। आ जाइए, सवाल नंबर 5, और सारे सवाल डिसेंट है मेरे दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरुण ने एक साइकिल 800 रुपए में खरीदी, 920 में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ? 800 की साइकिल 920 में बेची, 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 800 का 120 कितना? 15%। 15 अट्ठे 120, खत्म। इतनी बुद्धि होनी चाहिए सोचने की। बताओ, एक ट्रेन एक पोल को 15 सेकंड में पार करती है, तो पूछा ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक 600 मीटर लंबे ब्रिज को कितने समय में पार करेगी? देखो, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी मेरे दोस्तों? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, 5/18, तो आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि हमें आंसर सेकंड में बताना है। अब एक बात बताओ, जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस ब्रिज की लंबाई भी क्रॉस करेगी। अच्छा, ट्रेन पोल को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई, यानी कि ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करने में 15 सेकंड लगा, प्लस ट्रेन को 600 मीटर लंबा ब्रिज और क्रॉस करना है, तो ट्रेन क्रॉस करेगी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितना समय लगेगा? तो 25 से 600 आपका चला जाएगा 24 बार, यानी कि 24 सेकंड का समय और लगेगा। यानी कि 15 प्लस 24 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 39, 39 सेकंड। ए इस सवाल का आंसर है। हमको वो नहीं करना कि पहले ट्रेन की लंबाई निकाल रहे हैं फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। 27 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहा गया अगर प्रॉफिट 35% है तो एक्स का मान क्या है? अगर प्रॉफिट 35% है तो एक्स का मान होगा मेरे दोस्तों 20। नहीं समझे? प्रॉफिट 35% है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 है, अगर आर्टिकल का सीपी 20 है, सीपी, तो सेलिंग प्राइस कितना है? अगर एक वस्तु 20 रुपए की है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 27 है, 27। सवाल में बोला है, क्या बोला है सवाल में, कि 27 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है भैया, तो एक्स का मान कितना है? 20। हालांकि दिमाग में भी कर सकते हैं, 20 का 35% ऐड करोगे तो 27 ही आ जाएगा। आगे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाए तो रेशियो 3:4 के बराबर बनाया जा सके। 15:19 के पदों में से क्या घटाएं कि रेशियो 3:4 के बराबर हो सके? ऑप्शन से ले लो मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन लोगे 10-14 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन लोगे 13 ये हो जाएगा, नहीं तो ये 3 लोगे मेरे दोस्तों तो 12 और आपका 16 हो जाएगा। 12 16 3 4 है, सी ऑप्शन आ गया आंसर। भाई 15:19 में से अगर मैं हर पद में से 3-3 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 12:16 हो जाएगा। और 12:16 कितना होता है बेटा? 4 से काटेंगे, 4×3 12, 4×4 16, 3:4 रेशियो हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ये एक्स मान के नहीं करना है, सीधा ऑप्शन से उठाना है।
मीना's इनकम इज 125 मोर परसेंट मोर देन सीता। मीना की इनकम सीता से 125% ज्यादा है, तो सीता की इनकम मीना से कितना कम है? तो भैया मीना की जो इनकम है सीता से 125% ज्यादा। 125% क्या होता है? 25% 1/4, 125% 5/4। तो मीना की जो इनकम है सीता से 125% ज्यादा है, यानी कि सीता की अगर 4 है तो मीना की 5 ज्यादा 9 है। तो पूछा है सीता की जो इनकम है मीना से कितना परसेंट कम है? तो सीता की जो इनकम है मीना से कितना कम है? 5 कम है, 5/9। 5/9 कितना होता है मेरे दोस्तों? 55.55%। 1/9 11.11%, 5/9 55.55%। हालांकि इतना भी लिखना नहीं था। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो अंतिम भाजक 2 होता है, फाइनल डिवीजर, और क्रमिक भागफल 2 4 2 होते हैं। पहले से अंतिम 2 4 2 होते हैं। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपको बतानी है मेरे दोस्तों, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए, या तो आप ऑप्शन से पिक करके देखो मेरे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन से पिक करके देखेंगे तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों बी ऑप्शन ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर कैसे? मेरे प्यारे भाई, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। लास्ट डिवीजर 2 है, तो ये जो लास्ट डिवीजर 2 है यही आपका एचसीएफ है, और भाग सक्सेसिव डिवाइड करना होता है, और कोशेंट भागफल 2 4 2 आते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या को। जब मैं 18 से 40 को भाग दूंगा तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 मेरे दोस्तों आएगा, और 4 बचेगा। तो भैया कितना भागफल बचेगा? पहली बार में 2 बचेगा, 2, और 2 ही आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। मैं 16 को भाग दूंगा 12 से, 1 आएगा भागफल। मैं 20 को भाग दूंगा 16 से, 1 बार आएगा भागफल। 24 को भाग दूंगा 20 से, 1 बार आएगा। इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में अब क्या करना होता है कि भाई हमने 40 को 18 से भाग दिया, भागफल 2 आया, शेषफल बच गया 4। अब इस शेषफल से दोबारा 18 को भाग दो, कितना होगा बेटा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बच गया? 2 बच गया मेरे दोस्तों। अब इस जो आपका शेषफल बचा इससे पिछली वाली संख्या को भाग दो, 4 को, ठीक है। 4 से भाग देना था 18 को, 2 से 4 को भाग देंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो है बेटा इनको हम बोलते हैं क्रमिक शेषफल। ये आपका लास्ट डिवीजर है, इसी को एचसीएफ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन से कर सकते थे इस सवाल को, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं। मतलब इस सवाल में पेन भी नहीं लगाना, डॉट भी नहीं लगाना, ऐसे केवल उड़ाना है। दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में 29 और 25 की स्पीड से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं 29-25 की स्पीड से। फास्ट रेलगाड़ी स्लो रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करते। फास्ट रेलगाड़ी की लंबाई, सुन मेरे भाई, जब फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करेगी तो फास्ट ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा है, S1 प्लस S2। 29 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 54। 29 प्लस 25 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लगा एक दूसरे को पार करने में? 6 सेकंड, 6, ठीक है जी। तो 18 तिया 54 और 3 पंजे 15 छिक्का 90 मीटर। तो 90 मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी फास्ट ट्रेन की, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। तो सारे सवाल अभी तक आसान ही है। 53,240 की राशि 3 साल में 10% की दर से जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है? मूल राशि क्या है मेरे प्यारे भाई, ये बताओ। यानी कि हमें 3 साल में 10% के हिसाब से 53,240 अमाउंट बन गया, तो प्रिंसिपल क्या है? एक बार बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? अगर ब्याज की दर 10% है तो सीधा याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेट है 10%। ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में 21% ब्याज मिलेगा, 3 साल में 33.1%। 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1% आपको ब्याज मिलेगा मूलधन पर, और 33.1% ब्याज मिलने के बाद आपका जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, वो 53,240 रुपए है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा ही है।
आपसे पूछा है मूलधन 33.1% ब्याज मिलने के बाद अमाउंट 53,240 है, तो प्रिंसिपल तो कम होगा ना बेटा 53,240 से। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 33.1% बढ़ाने पर 53,000 आ जाए। भाई 30,000 को 40% भी बढ़ाओगे ना तो भी 50,000 क्रॉस नहीं होगा। 20,000 को 33% भी बढ़ाओगे 53,000 के आसपास भी नहीं भटकेगा। आंसर क्या है 40,000। अगर मैं 40,000 रुपए को 33% भी बढ़ाऊं, 40,000 का 33% 13,000 के आसपास, तो 53,000 अमाउंट आ जाएगा। 40,000 का 33%, 33 चौका 132, 13,000 के आसपास अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 53,000 पहुंचेगा। सॉल्व हो गया। ये सब भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इतना भी पेपर में नहीं करना है। ये बताओ एवरेज, भाई एवरेज के पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो है एग्जामिनर को हमारी सीट पल्ले पड़ गई है और उसने सारे सवाल उठा के हर शिफ्ट में एवरेज के एक डाल दिया है। चारों शिफ्ट में एवरेज के सवाल जो आए हैं वो सब में हमने सीट में करवाए हुए हैं ऑलरेडी, कोई डाटा भी नहीं बदला है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। देखो कुछ एग्रीकल्चर मजदूर की एवरेज इनकम एस है और बाकी जो है एवरेज इनकम टी है। बोला है एग्रीकल्चर वर्कर अदर वर्कर का 11 गुना है, यानी कि अदर वर्कर अगर एक है तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 हैं, 11। ठीक है ना, समझ में आई ना बात। ये मैंने एग्रीकल्चर वर्कर लिखा है, ये आपके कृषि श्रमिक हैं, कृषि मजदूर, और ये आपके अदर हैं, अदर। तो सवाल में साफ साफ बोला है कि कृषि श्रमिक जो है एग्रीकल्चर वर्कर वो अदर वर्कर का 11 गुना है। अदर वर्कर एक है तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 है। कृषि की एवरेज इनकम एस है, बाकियों की टी है। तो आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर, सभी की एवरेज इनकम बताओ, क्या हो जाएगी बेटा? 11 कृषि श्रमिकों की टोटल इनकम 11 एस। भाई एक मजदूर की टी है तो ये टी आ जाएगा, ये टोटल इनकम आ गया। कितने लोगों की? 11, 12 लोगों की बटे 12, तो 11s प्लस टी बटा 12। इसके शायद ऑप्शन यहां पे मिट गए हैं, ये 12 आना चाहिए बटे में, डी ऑप्शन। 11s प्लस टी बटे 12, 11s प्लस टी बटे 12। ठीक है, चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट इनवैलिड है। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कि कुल वोट वैलिड वोट का 75% है। तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, कुल वोटर्स कितने? मेरे प्यार भी कुल वोटर्स आपको निकालना है, तो कुल वोटर्स n है। अब आप ये बताओ मेरे दोस्तों, एक चुनाव में कुल n वोटर हैं, n 75% ने वोट डाले। 75% क्या होता है? 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4, तो n का 3/4 इतने लोगों ने वोट डाले। अब जितने लोग वोट डालने बैठे हैं उसमें से 2% तो इनवैलिड है। 2% कितना होता है? 1/50। अगर 50 में से एक इनवैलिड है तो यानी कि 50 में से 49 आपके वैलिड हैं, 49। तो आपके सामने लिखा है ये योग्य मत, ये वैलिड वोट है। अब एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट का 75%, 75% यानी कि 3/4। वैलिड वोट का 3/4 एक उम्मीदवार को मिले, और उम्मीदवार को वोट कितने मिले? 9,261, 9,261 वोट मिले हैं। तो आपसे पूछा है मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल वोटर्स आपको बताने हैं। भाई एक बात बताऊं, ये 9,261 है ना, ये 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा इस्तेमाल होता है। अब आप ये देखो, 49 मतलब 7 गुणा 7, ये 3 गुणा 49 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 3, ये 21 गुणा 21, 21 का स्क्वायर हो गया। ये 21 के स्क्वायर से 21 का क्यूब जब हम काटेंगे तो क्या बचेगा? 21 बच जाएगा, केवल 21। यानी कि n का जो मान आएगा मेरे दोस्तों, 4 चौक 16 गुणा 50, 800 गुणा 21 आएगा, यानी कि 16,800। 16,800 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो कोई बहुत ज्यादा यहां पे मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है अगर दिमाग से करा जाए। ओके, चोर पुलिस वाला सवाल पहली बार मुझे यूपी पुलिस के पेपर में दिखा है। चोर पुलिस वाला करते हैं, मजा आएगा। एक चोर को पुलिस वाले ने देखा 250 मीटर की दूरी से। तो भाई साहब ये हो गया सड़क, यहां है चोर,
चोर को देखा पुलिस वाले ने, देख लिया भैया 250 मीटर की दूरी से, देख लिया 250 मीटर की दूरी से, खूब देखा। जैसे ही देखा पुलिस वाले ने चोर का पीछा करना शुरू किया, चोर ने भी भागना शुरू किया। पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया, चोर भी आगे आगे भागने लगा। चोर भागता है 16 की स्पीड से, पुलिस 20 की स्पीड से। चोर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस भागती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड है मेरे दोस्तों, स्पीड का रेशियो है। कितनी दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा? चोर के पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी भागा होगा? तो भैया चोर कब पकड़ा जाएगा? देखो, चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, नैन लड़े, दोनों भागने लगे। दोनों एक साथ भागना शुरू करेंगे। चोर भाग रहा है, चोर इतनी दूरी भागेगा, और अगर पुलिस चोर पकड़ना चाहती है तो पुलिस को यह दूरी भाग के यहां धप्पा बोलना पड़ेगा। यानी कि पुलिस जो है चोर से 250 मीटर एक्स्ट्रा भागेगा। अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को 250 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। है भी, फिल्मों में देखा है ना, आगे आगे विलन, पीछे पीछे हीरो, सेम टाइम तक भागते हैं। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी होगा। अगर स्पीड 20-16 है, स्पीड का रेशियो ये है, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होना चाहिए। पुलिस चोर द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी यही होना चाहिए, 20-16। किससे चला जाएगा बेटा? 4 से। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5-4। यानी कि पुलिस अगर 5 यूनिट जाता है तो चोर 4 यूनिट जाता है, तो पुलिस को 1 यूनिट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। जबकि पुलिस 250 मीटर एक्स्ट्रा भागेगा, एक की वैल्यू 250 मीटर है। तो आप मुझे बताओ चोर कितना एक्स्ट्रा भागा होगा? तो चोर भागा होगा मेरे दोस्तों 4। 4 की वैल्यू आएगी 4 गुणा 250, 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है पकड़े जाने से पहले चोर भाग चुका होगा। ये पूरा मैंने आपको लिख के बताया, वरना दिमाग में होता है 20-16 का रेशो 5-4, 1 की वैल्यू 250, 4 की वैल्यू 1000। ठीक है जी, आगे आइए। एक क्रिकेटर का 64 पारियों में एक एवरेज था। 65वीं पारी में वो बिना किसी स्कोर के रन आउट हो गया। उसका एवरेज 2 कम हो गया, 2 कम हो गया। तो उसका नया एवरेज क्या है? नया एवरेज मेरे दोस्तों क्या है उसका? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। देखो मेरे दोस्त, एक क्रिकेटर का 64 पारियों तक कुछ ना कुछ एवरेज था। अब जैसे ही इसने 65वीं पारी के लिए, 65वीं पारी में बोल्ड आउट हो गया, 0 पे, 0 पे बोल्ड आउट हो गया, और उसका एवरेज मेरे दोस्तों 2 रन कम हो गया। उसका एवरेज जो है 2 रन कम हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों एवरेज 2 रन कम हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों 65 पारियों का एवरेज 2 रन कम हो गया। यानी कि उसने एवरेज से 130 रन कम बनाए, है ना। 2 रन कम हो जाएगा। कितनी पारियों का? 65 पारियों का। तो उसने एवरेज से 64 पारियों तक जो भी उसका एवरेज था उससे 130 रन कम बनाए मेरे दोस्तों। यानी कि 64 पारियों तक उसका एवरेज था 130। ठीक है भैया। तो आपसे पूछा नया एवरेज, नया एवरेज तो 2 कम हो चुका, 128 आएगा, सी ऑप्शन 128। समझ में आए मेरे प्यारे भाई? ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दिमाग लगाने वाला। आगे चलते हैं। डेविएशन का कांसेप्ट लगाओगे दिमाग में होगा। व्हाट द सम ऑफ मनी, धनराशि क्या है जो 4840 हो जाती है 10% ब्याज की दर से 2 साल में? अच्छा भाई, ये आगे आंसर बी ऑप्शन। 10% ब्याज की दर से 2 साल में 4840 हो जाता है। मैंने अभी समझाया, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21%। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, और आपका पैसा हो गया 4840 रुपए। 4840 रुपए। यानी कि आपका धनराशि ऐसी होनी चाहिए जिसको 21% बढ़ाने पर 4840 आ जाए। कौन सा है बेटा? ये 1500 तो बहुत छोटा है, ये 3400 भी बहुत छोटा है। अगर मैं 4500 को 21% बढ़ाऊंगा तो 5000 को क्रॉस कर जाएगा। 4000 रुपए। 4000 का 21% होता है 840। 4000 का 21% 840 ऐड कर देंगे, अमाउंट 4840 हो जाएगा, खत्म बात। एक्स वाई किसी काम को 12-18 दिन में करते हैं, साथ में काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद वाई को काम छोड़ना पड़ा, एक्स ने बचा काम किया। तो बेटा इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड? पूरा काम कितने दिन में हुआ? 2 लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई। एक्स किसी काम को 12 दिन में करता है, वाई 18 दिन में करता है। 12-18 का एलसीएम 36 आपका टोटल वर्क है मेरे दोस्त। तो एक्स की एफिशिएंसी 3 है, वाई की एफिशिएंसी 2 है।
अब बेटे एक बात बताओ, आप दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद, अच्छा 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया होगा? एक्स और वाई ने मिलकर 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 4 दिन में एक्स और वाई एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, 5, तो 4 दिन में कितनी कुर्सी बनानी होंगी? 20 कुर्सी बन गई, लेकिन बनानी तो मेरे दोस्तों 36 से 16 कुर्सियों बनानी है। अब जो है वाई छोड़ के चला गया, एक्स ने बचा काम किया है, तो एक्स ने बचा काम कितने दिन में किया होगा? 16। एक्स एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 16 कुर्सी बनाएगा 16/3 दिन में। तो पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो भाई 4 दिन तो आपको यहां लगे और 16/3 दिन आपको यहां पे लगे, तो ये हो गया भैया 28/3, यानी कि 9 सही 1/3 दिन में, या 28/3 डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है भाई, 28/3 दिन में पूरा काम खत्म हुआ है 28/3 डेज में। ओके, तो ये आसान सवाल था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया कि मैं 40 दिन में सुरंग बना दूंगा, 25 आदमी लगा दिए। 24 दिन के बाद देखा कि यार 1/3 ही सुरंग बनी है, कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने चाहिए जिससे कि काम 4 दिन पहले खत्म हो जाए? ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैंने देखो ये सवाल आया ये सवाल शायद कल की शिफ्ट में भी आया था, और ऐसे सवाल में कॉन्सेप्ट लगता है ये वाला कि M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये यहां पे लगेगा। ठेकेदार ने ठेका ले भाई 40 दिन में सड़क बना के दूंगा, टनल बना के दूंगा, 25 आदमी लगा दिए काम पे बढ़िया वाले। 24 दिन में पता चला कि यार 1/3 ही टनल बनी है, 1/3 बनी है, यानी कि 25 मजदूरों ने 24 दिन तक काम किया। 25 मजदूरों ने काम किया 24 दिन तक। मैंने मान लिया कि टोटल 3 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है या टनल बनना है, टोटल 3 किलोमीटर लंबा टनल बनना है, तो 3 का 1/3, 1/3, 1 किलोमीटर की ही टनल बनी। 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर की ही टनल बनी, तो यानी कि अभी 2 किलोमीटर की टनल और बनानी है। बताओ कितने आदमी हमें लगाने पड़ेंगे कि काम 4 दिन पहले हो जाए? देखो बेटा, हमारे पास 40 दिन हैं, 40 दिन में से 24 दिन बीत गए, तो बचे कितने? 16 दिन। 16 दिन में काम नहीं करना, 4 दिन पहले ही काम करना है, तो हमें बचा काम 12 दिन में ही करना है। 12 दिन में आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 12 दूनी 24 है भाई, और 2 दूनी ये 25, चौका 100, यानी कि हमें 100 आदमियों की जरूरत है। हमें काम पर 100 आदमी लगाने पड़ेंगे, लेकिन 100 में से 25 तो हमारे पास पहले से हैं। 100 में से 25 आदमी तो पहले से ही काम करें, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे? 75, 75। तो मैं 75 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे काम जो है 4 दिन पहले खत्म करने के लिए, डी ऑप्शन। तो दिस इज 1 स्टेप क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ये हो जाता है, कोई ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। आओ, सवाल है, एक व्यापारी एक आइटम 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए डिस्काउंट मूल्य पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? द रिटेलर सेल्स इट फॉर 4092, देयर बाई अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एट व्हाट प्राइस द ट्रेडर मार्क्ड दी आइटम? बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या है इस सवाल का आंसर? गजब का इस सवाल है। देखो, एक व्यापारी एक आइटम बेचता है रिटेलर को 20% के डिस्काउंट पर, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद वो 10%, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज करता है कि भाई मैंने पैकेजिंग करी है, इसकी डिलीवरी मैं कर रहा हूं। फिर रिटेलर इसको 4 खरीदने के बाद 4092 रुपए ज्यादा में बेचता है, जिससे 25% का फायदा होता है। तो भाई मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे ट्रेडर है, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, तो पहले उस पर क्या किया? 20% डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू आई मेरे दोस्तों उस पर 10% एक्स्ट्रा आपने चार्ज किया, फिर उसको रिटेलर को बेच दिया। किसको बेच दिया? रिटेलर को बेच दिया, खुदरा व्यापारी को बेच दिया। अब रिटेलर ने मेरे दोस्तों 25% का प्रॉफिट कमाया, और रिटेलर ने जितनी कीमत में खरीदा उससे 4092 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी कि 25% की वैल्यू 4092 रुपए है। अभी रिटेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया? 25%। कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा? 4092। तो 25% की वैल्यू 4092, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुना।
तो ये 100% के लिए निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। तो आ जाएगा 16,000, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। 16,368 में रिटेलर ने खरीदा होगा। रिटेलर ने कितने में खरीदा होगा? 16,368 में। लेकिन पहले मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट हुआ, फिर 10% मेरे दोस्तों बढ़ाया। ये देखो, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या फिर आप ऑप्शन से कर लो, जो आपको पसंद आए। अगर आप किसी संख्या को 20% कम करोगे फिर 10% बढ़ाओगे तो कितना चेंज आएगा? -20 और 10 का सक्सी, -20 और 10 का, -20 + 10 + -20 गुणा 10/100। तो -10 और -2 माइनस का 12% आएगा। -20 और +10 का सक्सिव आएगा माइनस का 12%। यानी कि मार्क प्राइस को 12% कम करने के बाद, मेरे दोस्तों 16,368 में बेचा है। 12% कम करने के बाद, 12% कम करने के बाद बताओ क्या आंसर होगा? मार्क प्राइस को 12% कम करने के बाद 16,368 में बेचा है। तो आपसे पूछा है एमआरपी क्या होगा। अब सीधा ऑप्शन से देखो, अगर मैं इसको 12% कम करूंगा तो एंड में 0 आएगा। मैं इसको 12% कम करूंगा, एंड में 0 आएगा। मैं इसको 12% कम करूंगा तो एंड में 2 आएगा, इकाई अंक। ये आंसर है ए ऑप्शन। कैसे? अगर 18,600 को 12% कम करोगे, किसी भी संख्या को 12% कम करोगे तो खुद का 88% रह जाते। 100 को 12% कम करोगे 88%। ये देखो यहां से 6 48 इकाई अंक मैच हो रहा है ना, 8 मैच हो रहा है इकाई अंक। मैंने आपको समझाने में बेशक टाइम लिया है, लेकिन करने में पेपर में कोई समय नहीं लगेगा, होगा तो ये बहुत जल्दी। आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन नहीं सोच पाते हैं तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि भाई पहले आपने 20% डिस्काउंट दिया 1/5। 20% का मतलब 1/5 डिस्काउंट, तो 5 का सामान 4 का हो गया। फिर आपने 10% प्राइस बढ़ाया, 10% मतलब 1/10 प्राइस बढ़ाया, तो 10 का सामान 11 का हो गया। ठीक है बेटा? तो कितनी बार कट जाएगा? ये 22/25 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका एमआरपी 25 था तो आपने 22 में बेचा। 22 की वैल्यू आपको दी है और आपसे 25 की वैल्यू पूछी है। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये बेसिक हो जाएगा। आइए, एक आदमी एक सामान को 20% लॉस पर बेचता है। अगर 1200 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता। आपसे पूछा सीपी क्या है? आदमी बेचता है 20% के लॉस पर, 1200 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता। तो भैया -20 से 5% कितना ज्यादा है? 25%। पहले 20% का लॉस था, 5% का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में 25% का डिफरेंस है। रुपए में 1200 रुपए का डिफरेंस है। आपसे पूछा है सीपी। सीपी मतलब 100%, 4 गुना। इसका 4 गुना करेंगे, 1200 का 4 गुना 4800 रुपए। आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल था। एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे भाई। 2 संख्या आपको दी, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो यहां कॉमा लगा हुआ है, कॉमा। ये देखो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ये यहां पे ऑलरेडी हमको अभाज्य गुणनखंड करके दे रखे, तो हमें मिनिमम पावर लेनी है। 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 कम है, 2 की पावर 2 आना चाहिए, 2 की पावर 2 आना चाहिए सभी ऑप्शन में। यहां 3 की पावर 5 है या 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 मिनिमम है, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 2 या 3 की पावर 2, सब में 3 की पावर 2 है। यहां 5 की पावर 3 है या 5, तो 5 आना चाहिए, 9 आ रहा है बेटा, 5 आना चाहिए। 5 की पावर 3 और 5 में 5 मिनिमम है, 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 यहीं आ रहा है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। सीधा 5 पे ही ध्यान दे लेते, 2 3 पे कि भैया यहां 9 कहां से आ गया, ये 7 कहां से आ गया, ये 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आंसर होगा। आओ फाइंड द एलसीएम। इनका एलसीएम निकालो। 90, 128, 144 का एलसीएम मुझे निकालना है। देखो 90 में आता है 10, 90 मतलब 10 से कटने वाला नंबर, तो एलसीएम भी ऐसा होगा जो 10 से कटता हो। 10 से मतलब एंड में 0 आता हो, और एंड में 0 एक ही ऑप्शन के आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा 5760। मुझे एलसीएम कैलकुलेट करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं। द टोटल एमुलेंट्स ऑफ 2 पर्सन आर द सेम, बट वन गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे and other gets allowance to the
extent of 80% of the basic pay. Okay, the ratio of the basic pay of the former to the basic pay of the later is. सवाल में यह कहा गया है दो आदमियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, टोटल एमुलेंट्स। एक आदमी को अपनी बेसिक पे का 65% भत्ता मिलता है, जबकि दूसरे को बेसिक पे का 80% भत्ता मिलता है। तो बुझा पहले आदमी के मूल वेतन का दूसरे आदमी के मूल वेतन से यानी कि बेसिक पे से क्या रेशियो है। जैसे होता क्या है कि आप 10,000 रुपए कमाते हो, सपोज ये हो गया आपका बेसिक पे। सरकार कहती है लो 40% आपको भत्ता और मिलेगा, 10,000 का 40% 4,000 रुपए आपको और मिलेगा, तब जाके आपकी टोटल इनकम बनती है टोटल। ठीक है ना। तो यहां भी ये करना है कि जैसे दो आदमी, मैं इनको नाम देता हूं ए और बी, उनकी जो ओरिजिनल बेसिक पे है वो ए और बी है, ए और बी। अब ए को 65% भत्ता मिलता है, 100% पे 65% भत्ता मिलेगा तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 165%। बी को 80% भत्ता मिलता है तो 100% पे 80% भत्ता मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 180%। और सवाल के अनुसार ये दोनों इक्वल हैं। अभी टोटल जो उनकी संपूर्ण वेतन लब्धियां हैं, एमुलेंट्स हैं, वो बराबर होना चाहिए। यहां से ए से बी का रेशियो क्या आ जाएगा 180/165 ये आ जाएगा। और ये किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 15 से। 15 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार और 15 से जाएगा 11 बार। तो ये आपका 12:11 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सवाल पूछा है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे। एक व्यापारी 20% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे और 44% का प्रॉफिट कमाता है सीपी पे। बोला कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर वो एमआरपी पे बेचे। बहुत बढ़िया, एक ही स्टेप में हो जाएगा। मैंने बताया है अगर किसी सवाल में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट सवाल में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट, तो उस सवाल में आप सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी अपॉन 100 + पी। 100 - डी, डिस्काउंट कितना है 20, 100 - 20 80, प्रॉफिट है 44, 100 + पी, 100 + 44 144। किससे कट जाएगा बेटा 16 से कट जाएगा। 16 पंजे 80, 16 निम्न 144, 16 पंजे 80, 16 निम्न 144। सीपी से एमपी का रेशियो है। साल में कहा गया है अगर सामान को एमआरपी पे बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा भाई। सीपी है 5, एमआरपी है 9, 5 रुपए के सामान को एमआरपी 9 में बेचोगे तो 4 रुपए का फायदा होगा। 4/5, 1/5 20%, 4/5 80% का आपको प्रॉफिट होगा, 80%। क्लियर है। आइए 93, एट ए विलेज ट्रेड फेयर, एक गांव के मेले में, व्यापार मेला लग रहा है, एक आदमी 5,125 में घोड़ा ऊंट खरीदता है। घोड़े को 25% प्रॉफिट पे बेचा, ऊंट को 20% लॉस पर बेचा। दोनों जानवरों को समान दाम पर बेचता है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। सस्ते जानवर का मूल्य कितना था, सस्ते जानवर का, वैसे तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, ठीक है भाई, पर मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बता दे रहा हूं क्योंकि आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं। कि भाई व्यापार मेला लग रहा है गांव में, एक आदमी ने घोड़ा और एक कैमल ऊंट खरीदा। उसने घोड़े को बेचा 25% के प्रॉफिट पर। 100% में 25% प्रॉफिट कमाएगा तो 125% में बेचेगा। ऊंट को बेचा 20% लॉस पर, 100% में 20% लॉस होगा तो 80% में बेचेगा। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। तो यहां से मेरे दोस्तों घोड़े और ऊंट के सीपी का रेशियो क्या आएगा 80 रेशियो 125 से 5 से चला जाएगा 16/25 हो जाएगा, 16/25। तो सस्ता जानवर कौन है यहां पे, सस्ता जानवर है यहां पे घोड़ा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा आदमी ने जो टोटल खरीदा है वो 5,125 में खरीदा है, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा। घोड़े का सीपी 16 है, ऊंट का 25 है, तो 16 + 25 41। 41 की वैल्यू सवाल में 5,125 रुपए दी हुई है। ये दिया हुआ बेटा, सभी को समझ में आया ना। मैंने मान लिया कि घोड़े का क्रिय मूल्य H है और ऊंट का क्रिय मूल्य C है। तो 41 से कम 41, 10 बचेगा, 102, 41 दूनी 82, 20 बचेगा, पंजे 205, 125 गुना है। तो सस्ते जानवर का 16 है, 16 की वैल्यू भी बेटा 125 गुना होगी।
अब 125 गुणा 8 1000 होता है, तो 125 गुणा 16 2000 आ जाएगा, 2000 रुपीज। 2000 रुपए सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके। ये दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकते, बी और सी, ये दोनों तो आंसर ही गलत हैं भाई। दोनों जानवर ही खरीदे 5125 में, दोनों जानवर, तो घोड़ा और ऊंट तो 5125 से कम होना चाहिए ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये 22 सवाल है मेरे दोस्त जो आपके पेपर में पूछे गए, और मुझे लगता है कि ये शिफ्ट अब तक की सबसे आसान शिफ्ट थी। इसमें एक भी सवाल टफ या कैलकुलेटिव या लेंदी नहीं पूछा गया है, सारे सवाल रिपीटेड हैं, प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है दोस्त, पर फिर भी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा दिए। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करो। पीडीएफ में साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैथ्स बाय गगन प्रताप। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने और भी बाकी शिफ्ट्स के मेरे दोस्तों मैंने और भी बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन कराए हैं, उनकी पीडीएफ डलवाई है, वो सारे लिंक, वो सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सब बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अच्छे सॉल्यूशन सीख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।